हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, क्योंकि हम बीएनएसएस पढ़ रहे हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ रहे हैं, तो हम इसमें हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स को पढ़ेंगे। लेकिन हम इससे पहले ये शुरू करें तो हमारा जो लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हम सेक्शन 2 को कवर कर चुके थे पूरा। इसमें सेक्शन 1 पढ़ा था हमने। सेक्शन 1 में क्या था, 3 चीजें हमने पढ़ी थी इसमें। पहली चीज क्या थी सेक्शन 1 में, शॉर्ट टाइटल, दूसरा एक्सटेंट, और तीसरा हम उसमें ये पढ़े, हम क्या पढ़े थे, कमिटमेंट ऑफ दिस कोड या संहिता। इसी के साथ साथ हमने सेक्शन 2 के बहुत सारे क्लॉज थे, A to Z तक हमने डिस्कस किए 1 by 1, जिसमें तमाम डेफिनेशंस थी, हमने उसको खत्म किया था। इसके साथ ही हमने सेक्शन 2 का क्लॉज 2 भी पढ़ा था। उस क्लॉज 2 में हमने बताया था ब्रिज सेक्शन है, क्या है, जो जिन टर्म्स को, जिन एक्सप्रेशंस को बीएनएसएस में यहाँ नहीं डिफाइन किया गया है क्लॉज 2 में, तो वहां क्या उनके हम उन्हें ड्राइव कर सकते हैं कि हम उनको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। वहां से हम कहां से, आपके बीएनएस से उठा सकते हैं या आईटी एक्ट से उठा सकते हैं। आईटी एक्ट 2000 या फिर बीएनएस 2023 से हम उन शब्दों की परिभाषा को ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हम इधर से उधर नहीं पहुंचा सकते कोई डेफिनेशन। बात समझ में, यानी कि ये जो बीएनएसएस है, बीएनएसएस है, इससे ये वन वे ट्रैक है, यहां बीएनएस है और आईटी एक्ट है। कोई चीज डिफिनेशन है, अगर इनमें डिफाइन है, मैं सेक्शन 2 के क्लॉज 2 की बात कर रहा हूं, जिसमें मैंने ब्रिज सेक्शन बताया था आपको, बीएनएस में और आईटी एक्ट में कोई टर्म को डिफाइन किया गया है, ऐसा टर्म है वो कि यहां डिफाइन नहीं किया गया इसको, कोई ऐसा शब्द जो इन दोनों अधिनियम में से किसी एक में या दोनों में डिफाइन है, और इस बीएनएसएस में डिफाइन नहीं किया गया शब्द को, तो डोंट वरी, आप क्या करेंगे, आप इन दोनों अधिनियम से क्या कर सकते हैं, आप उसको क्या कर लेंगे, ड्राइव कर लेंगे, यहां से यहां ड्राइव कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ हमने इसको ड्राइव कर लिया, ये पढ़ा था। अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो आगे ये पढ़ेंगे, सेक्शन 3 पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2-3 चीजें बतानी है, वो आपको समझनी है। इसके बाद सेक्शन 4 पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बाद सेक्शन 5 पढ़ेंगे, देन आफ्टर हायरार्की ऑफ कोर्ट। आज लोग बेसिकली हम जो पढ़ेंगे, जहां से सवाल आते हैं ज्यादा, वो हायरार्की ऑफ कोर्ट से आते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए सेक्शन 3 देखेंगे, क्या कह रहे हैं, अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा संदर्भित न हो, एनी रेफरेंस इन एनी लॉ टू अ मैजिस्ट्रेट विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड। जैसे आपने इन एनी लॉ लिखा है, देखिए इन एनी लॉ, किसी भी कानून की किताब में अगर सिर्फ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट शब्द को लिखा गया है, मैजिस्ट्रेट, और सिंपल है, कुछ नहीं है, आप इसमें टेंशन न लें ज्यादा, मैजिस्ट्रेट शब्द लिखा हुआ है सिर्फ, इसके पहले उसमें क्वालिफाई नहीं कर रहा है। जैसे क्वालिफाई करने के बाद 2 चीजें हैं, या तो वो जुडिशियल में लिखना है, लिखा नहीं है, या एग्जीक्यूटिव नहीं लिखा है। यानी कि किसी कानून की किताब में अगर सिर्फ और सिर्फ शब्द मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, सिर्फ मजिस्ट्रेट शब्द लिखा गया है, तो आप परेशान ना होइए, ये मत सोचिए कि हमें वहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लेना है या एग्जीक्यूटिव को लेना है। आप आंखें बंद करिए और ऐसे शब्द के साथ ऑटोमेटिकली जुडिशियल शब्द को जोड़ दीजिए। यानी ऐसा मजिस्ट्रेट जिसके पहले कोई क्वालिफाइंग वर्ड नहीं लिखा है, हम ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा या जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, तो आप डोंट वरी, परेशान ना हो, वो इस एक्ट में बता दिया गया कि हमें वो ऑलवेज कौन सा मजिस्ट्रेट होगा, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहलाएगा। देखिए क्या करें, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स एनी रेफरेंस इन एनी लॉ टू अ मैजिस्ट्रेट विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स, विदाउट एनी क्वालिफाइंग वर्ड्स, मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, क्या माना जाएगा, उन्हें मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास मान सकते हैं या फिर मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास कहां होते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं यार वो। शैल इन रिलेशन टू एनी एरिया टू बी कंस्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास एज द केस में बी एक्सरसाइजिंग जुडिक्शन ऑफ सच एरिया। अरे ये क्या कह रहे हैं भाई, सवाल ये कि कहां हम फर्स्ट क्लास मानेंगे, कहां हम सेकंड क्लास मानेंगे। इन्होंने एक बात तो ये कही कि देखिए जहां पर भी सिर्फ शब्द मजिस्ट्रेट लिखा हो तो परेशान ना होइए, उसके पहले नहीं बता रहा हो कि वो जुडिशियल होगा या एग्जीक्यूटिव होगा, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप ये कहिए कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे। लेकिन वो फर्स्ट क्लास भी हो सकते हैं और सेकंड क्लास भी हो सकते हैं, लेकिन वो होंगे कैसे, परेशान मत होइए, ये कह तो रहे इन रिलेशन ऑफ एनी एरिया, किसी भी एरिया के लिए क्या करें, वी कंस्टिट्यूट एज अ रेफरेंस टू अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एज द केस में भी, जैसा मामला होगा वैसे ही या उसी रेफरेंस में
मजिस्ट्रेट की या उस जुडिशियल मजिस्ट्रेट की क्लास तय की जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर हम किसी मामले में बात कर रहे हैं सिर्फ मजिस्ट्रेट, जैसे कि ट्रायल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रायल की। अब ट्रायल कोई ऐसा है जो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट उसको ट्राई कर रहा है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट ट्राई कर रहा है। अब वहां सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट शब्द लिखा हो तो माना जाएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, ठीक है। जैसे बहुत सारी जगह ट्रायल पढ़ेंगे हम, जब हम ट्रायल पढ़ रहे होंगे ट्रायल बाई फर्स्ट क्लास और ट्रायल बाई सेकंड क्लास, तो फर्स्ट क्लास के ट्रायल को पढ़ रहे होंगे हम, तो उसे माना जाएगा ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बात कर रहा है। और अगर कहीं सेकंड क्लास की बात चल रही है, वो रेफरेंस कहां से पता लगेगा, वो यहां से, एज अ केस में भी, जैसा कि केस हो, उससे हम रेफरेंस निकाल लेंगे कि वो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात चल रही है या सेकंड क्लास की। इतना ध्यान रखिए आप, जब कभी सिर्फ और सिर्फ मजिस्ट्रेट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो आप परेशान ना हो। सिर्फ और सिर्फ उस मजिस्ट्रेट का मतलब क्या माना जाएगा, या तो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा या सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा, क्योंकि उसको हम क्वालिफाई नहीं कर पाए इस किताब में या किसी और कानून की किताब में। अगर मजिस्ट्रेट शब्द से पहले कोई क्वालिफाइंग वर्ड नहीं लिखा गया है, जैसे कि वो जुडिशियल है या एग्जीक्यूटिव है, तो डोंट वरी, उसको क्या मान के चलेंगे, हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट मान के चलेंगे। लेकिन जैसा केस होगा, अगर फर्स्ट क्लास की बात केस है, फर्स्ट क्लास की सिचुएशन है तो फर्स्ट क्लास माना जाएगा, और अगर सेकंड क्लास की सिचुएशन है तो सेकंड क्लास माना जाएगा। मोटा माटा समझिए कि मजिस्ट्रेट की बात करी जाएगी तो इस किताब में या किसी और कानून की किताब में क्या माना जाएगा, उसे मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद में बात कर रहे हैं where under any law other than the संहिता, इस किताब के अलावा the functions exercisable by the magistrate related to matter, कैसे, in which involve the appreciation or shifting of the evidence of the formulation of decision which expose any person punishment for penalty or detention of the custody pending investigation inquiry trial would have the effect of the sending him for trial before any court, they shall subject to the provision of this संहिता be exercised by the magistrate और विच ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव बात कर रहे हैं, ये एक्सरसाइजेबल बाय द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव की नेचर की है तो क्या माना जाएगा, उसे ये मान लिया जाएगा। और यहाँ बात करें तो जुडिशियल माना जाएगा। देखिए 3-4 चीजें बता रहा है, मोटी मोटी हमने बताया था, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल, ये वाली बात करेंगे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट मान लिया जाएगा। और अगर यहाँ बात करें तो सैंक्शन, प्रोसिक्यूशन, विथड्रॉइंग फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, बात वही चल रही है ना यहाँ पे, सैंक्शन सजा की, सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन, सॉरी सैंक्शन कौन सा कि प्रोसिक्यूशन किसको अलाउड किया जाएगा, और विड्रॉइंग द प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील और ये वगैरह वगैरह की बात कर रहे हैं तो ये एग्जीक्यूटिव, सरकारी वकील की जो पोस्ट होती है वो एग्जीक्यूटिव होती है। और जब बात कर रहे हैं जो ट्रायल वगैरह की, ये सब किसी होती है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट की होती है। बहुत ज्यादा नहीं समझना है, सिंपल सी बात है, इतना समझ के चलिए आप कि कहीं पर भी अगर जुडिशियल सिर्फ मजिस्ट्रेट शब्द लिखा गया है और उसको क्वालिफाइंग नहीं किया गया है, उसको क्वालिफाई नहीं किया गया है तो परेशान ना हो आप, सिर्फ मानिए उसे कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होगा। अब फर्स्ट क्लास कब होगा, सेकंड क्लास होगा, ये सिचुएशन पर तय किया जाएगा। ये यहाँ तक बात है, इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए सेक्शन 4, सेक्शन 3 हमने पढ़ा अभी सेक्शन 4 को पढ़ेंगे। सेक्शन 4 क्या कहता है, आपको दिख रहा है, ये थोड़ा कलर स्लाइड में थोड़ा वैसा आ गया है तो आगे से ध्यान रखा जाएगा कलर का भी, कि भाई कलर थोड़ा ठीक लिया जाए। सेक्शन 4 क्या करें, ऑल ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉज, ठीक है, ये इसकी हेडिंग है, ठीक है, इसकी हेडिंग है। तो इसकी हेडिंग को जब आप देखेंगे तो हम इसको बिगाड़ देते हैं, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे ये दो चीजों की बात की जाती है, ठीक है। देखें क्या कर रहे हैं, ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 या एंड अदर लॉज। ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस, ऐसे मामले, ऐसे अपराधों का, ये अपराध है मिसाल के तौर पर, ये बहुत सारे अपराध हैं, ठीक है। ये अपराध दो कैटेगरी में हमने बांटे। पहली कैटेगरी क्या है, ठीक है, ये BNS 2023 का कानून है। ये हो सकता है ये हत्या का मामला हो, अपराध हो, ये चोरी हो, ये चीटिंग हो, छल, ये हो सकता है एक्सटॉर्शन हो, ठीक है। ये सारे अपराध हुए 4। ये कैसे अपराध हैं,
मान के चलिए ये अपराध कैसे हैं, ये बीएनएस में बताए गए, भारतीय न्याय संहिता बताया। ये दो जो ये वाले ये दो जो हैं, ये वाले ये जो दो अपराध जो हैं, ये किसी और अदर कानून, अदर लॉ में, अदर लॉ कौन सा है, मान लीजिए एसटी एक्ट का है, ये मान लीजिए एनडीपीएस में है, कोई कानून है ये एनडीपीएस का है, इसके अलावा और भी हो सकते हैं, मान लीजिए आर्म्स एक्ट का है, आर्म्स एक्ट, ये अपराध है किसी अदर कानून में। दो बातें कह रहा है, पहली लाइन पढ़िए, सेक्शन 4 की पहली लाइन क्या कह रहा है, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अधीन अपराध, ये आ गए बीएनएस के अधीन अपराध 2003 एंड अदर लॉज, और किसी और कानून के अधीन, ये किसी और कानून के अधीन आ गए। और कानून कौन से, एससी एसटी हो सकता है, एनडीपीएस हो सकता है, आर्म्स एक्ट हो सकता है, या कोई और भी एक्ट हो सकता है, टाडा पोडा वगैरह वगैरह, यूएपीए वगैरह, ये हो सकते हैं। तो ट्रायल कैसे करा जाएगा, कैसे कंडक्ट किया जाएगा, वही बात करना है। पहला देखिए, ऑल ऑफेंसेस अंडर दी भारतीय न्याय संहिता 2023 शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डेल्ट with according to the provision of hereinafter contained। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तमाम वो अपराध जो भारतीय न्याय संहिता में होते हैं उनसे संबंधित इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, उनकी इंक्वायरी, उनका ट्रायल, एंड अदरवाइज, इसके अलावा, डील विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन हियरइनआफ्टर कंटेन्ड। कौन से प्रोविजन होंगे उसमें, कौन से प्रोविजन अप्लाई करेंगे, अरे हियरइनआफ्टर कंटेन्ड क्या कह रहा है, हियरइनआफ्टर कंटेन्ड। दूसरा, ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डील्ड विद अकॉर्डिंग टू द सेम provisions were subject to any enactment for the time being in force, regulating the manner or place of investigation, inquiry into, trying into, or otherwise dealing with such offences। क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं, समझेंगे। पहले तो इसका मतलब समझिए, हियरइनआफ्टर कंटेन्ड, इस संहिता में इसके बाद बताए गए नियम। देखो, ऑफेंस अंडर बीएनएस, इनका इन्वेस्टिगेशन, ठीक, इनकी इंक्वायरी, इनका ट्रायल, और भी कुछ, वो सब कुछ कैसे किया जाएगा, VNSS के प्रोविजंस के हिसाब से किया जाएगा, यही कह रहे हैं। ऐसे वो अपराध जो बीएनएस में बताए गए हैं, भारतीय न्याय संहिता में बताए गए अपराधों का अन्वेषण, उनकी जांच और उनका ट्रायल और कुछ प्रक्रियाएं, वो सारी की सारी उन नियमों और उन प्रक्रियाओं के अधीन किया जाएगा जो कि बीएनएसएस में बताई गई हैं। बात समझिए, ऐसे वो अपराध जो भारतीय न्याय संहिता में दिए गए हैं, उन अपराधों से संबंधित अन्वेषण, उन अपराधों से संबंधित जांच तथा उन अपराधों से संबंधित विचारण या कुछ और कार्यवाहियां बीएनएसएस में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में दिए गए नियम और प्रक्रियाओं के अधीन की जाएंगी। बात समझ में आई। ये सेक्शन 4 बताता है कि प्रोसीडिंग्स डन अंडर द बीएनएसएस। ठीक है, अब देखिए, हमने जाना बीएनएस में जो दिए गए अपराध हैं, भारतीय न्याय संहिता में दिए गए अपराध हैं, उनसे संबंधित इन्वेस्टिगेशन, उनसे संबंधित इंक्वायरी, उनसे संबंधित ट्रायल, ये सारे के सारे कैसे किए जाएंगे, बीएनएसएस में दिए गए नियमों और कानूनों के अधीन किए जाएंगे। ठीक है, जैसे इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा वो बीएनएसएस में बताया गया है, उनकी इंक्वायरी कैसे होगी वो बीएनएसएस में बताई गई है, उनका ट्रायल कैसे होगा वो भी बीएनएसएस में बताया गया है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं दूसरे वाले पॉइंट की, ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी अदर लॉ। एनी अदर लॉ, वो अदर लॉ कौन सा होगा, वो एससी एसटी एक्ट हो सकता है, एनडीपीएस हो सकता है, आर्म्स एक्ट हो सकता है, और भी बहुत सारे टाडा पोडा यूएपीए वगैरह हो सकते हैं। ऑल ऑफेंसेस, ये ऑल ऑफेंसेस कौन से, बीएनएस के अधीन वाले ऑफेंसेस हैं, और ये कह रहे हैं ऑल ऑफेंसेस अंडर एनी लॉ, अंडर एनी अदर लॉ शैल बी इन्वेस्टिगेटेड, इंक्वायर्ड इनटू, ट्राइड एंड अदरवाइज डील विद अकॉर्डिंग टू द सेम।
बिल्कुल इन्हीं की तरह होगा, सेम, यानी कि बीएनएस हाँ यस। अगर कोई और कानून है जैसे SC/ST एक्ट हुआ, NDPS हुआ, आर्म्स एक्ट हुआ, तो जनरली क्या होगा, उनका इन्वेस्टिगेशन, उनकी इंक्वायरी, उनका ट्रायल भी BNSS के हिसाब से ही किया जाएगा। बात समझ में आई? दोबारा समझते हैं। BNS भारतीय न्याय संहिता 2023 के अन्यथा किसी और विधि में प्रावधानित किसी अपराध से संबंधित अन्वेषण, जांच या विचारण सभी प्रकार की कार्यवाहियां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के में दिए गए नियमों और प्रक्रिया के अधीन की जाएगी। बात समझ में आई? BNSS एक ऐसा कोड है जो BNS में दिए गए अपराधों पर भी अप्लाई करेगा और BNS के अलावा दिए गए कानूनों के अपराधों पर भी समान रूप से अप्लाई करेगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है। क्या करें एक्सेप्शन? और प्रोविजंस, बट सब्जेक्ट टू एनी एनेक्टमेंट, कोई एनेक्टमेंट है, कोई कानून है, फॉर द टाइम बीइंग इम्पोज, जो कि अभी भी चल रहा है, रेगुलेटिंग द मैनर ऑफ प्लेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायर इनटू, ट्राइंग और अदरवाइज डीलिंग विद दी सच ऑफेंसेस। अब कोई स्पेशल लॉ है, कोई स्पेशल लॉ, कोई कानून होता है स्पेशल लॉ, और उस स्पेशल लॉ में ये बता दिया गया है कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की प्लेस क्या होगी, इसकी इंक्वायरी कैसे होगी, इसमें ट्रायल कैसे चलेगा, तो फिर आप BNSS को बाईपास कर देंगे। जैसे मिसाल के तौर पर एक कानून है, ये कानून है, मान लेते हैं मिसाल के तौर पर बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनमें क्रिमिनल नेचर की चीजें हैं। जैसे मान लिया कि साहब आपका कोई कानून नहीं, मिसाल के तौर पर कोई भी कानून XYZ, ठीक है, इसमें बता दिया गया, क्या बताया गया इसमें कि इस पर्टिकुलर ये एक अपराध है, इस कानून में ये X कानून था, ये इसमें बाई ऑफेंस है। इस X कानून के बाई ऑफेंस में बता दिया गया कि भाई आप इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, इंक्वायरी कैसे करेंगे, इसका ट्रायल कैसे करेंगे। तो फिर आप डोंट वरी, फिर BNSS की तरफ मत आइएगा, ये BNSS लागू नहीं होगी। देखिए किसी स्पेशल कानून में, किसी लोकल कानून में अगर बता दिया गया है, क्या बता दिया गया, पहली बात तो BNS नहीं है। अगर BNS का कोई भी भारतीय न्याय संहिता का कोई भी अपराध है तो उसके इन्वेस्टिगेशन, उसका इंक्वायरी, उसकी ट्रायल BNSS के तरीके से की जाएगी। कोई और कानून है जनरल कानून जिसमें कि बताया नहीं गया स्पेशली, उनका भी इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल और इंक्वायरी भी BNSS की तरह ही होगी। लेकिन कुछ एक ऐसे कानून हो सकते हैं, स्पेशल लॉ हो सकते हैं, कोई लोकल लॉ हो सकते हैं, कि इनमें पहले से ही बता दिया गया है अपराध के साथ साथ कि इसको कौन ट्रायल करेगा। जैसे कि आपने देखा होगा, क्या देखा है आपने देखा होगा एक कानून है हमारे पास जिसका नाम है NI एक्ट, देखा है आपने। इसमें 138 में कुछ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं, इसमें बता दिया गया है कौन ट्राई करेगा, कौन क्या होगा, सब कुछ बता दिया है। तो इसमें ही इनबिल्ड प्रोसीजर दिया गया है किसी कानून में, जो BNS के अलावा कोई कानून है, उस कानून में इनबिल्ड उसी कानून में बता दिया गया है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, उसकी इंक्वायरी कैसे होगी, उसका ट्रायल कैसे होगा। तो फिर आप BNSS के नियम को यहां लागू नहीं कराएंगे, फिर वो उसी अधिनियम से उसका इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन तय किया जाएगा। इज दैट क्लियर? सिंपल सी भाषा में समझेंगे क्या कह रहे हैं। देखो मैं एक लाइन में इसको समझा देता हूं। एनी ऑफेंस अंडर BNS 2023, तो क्या होगा इसमें इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल कैसे होगा, BNSS की तरह से होगा, इसकी तरह से होगा। और देखो एनी ऑफेंस अंडर अदर लॉ, ठीक है, कोई और कानून हो सकता है, तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल ये भी कैसे होगा, BNSS की तरह होगा। लेकिन ये जनरल केसेस में होगा, जनरल में, ठीक है, इन जनरली होगा। लेकिन स्पेशल कोई कानून है और जिसमें बता दिया गया तो स्पेशल लॉ है, तो फिर इसमें क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन, ये इंक्वायरी और ये ट्रायल कैसे होगा, इस स्पेशल लॉ की तरह होगा, स्पेशल लॉ की तरह होगा। बस ये बताना था। बस समझ में आई क्या बता रहे हैं? अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। हम ये बता रहे हैं कि एनी अदर, यानी एनी ऑफेंस अंडर दी BNS है,
तो इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल भी बीएनएसएस की तरह होगा। और कोई अदर लॉ है, जनरली कोई अदर लॉ है जिसमें ऑफेंस है, तो उसका इन्वेस्टिगेशन, उसकी इंक्वायरी और उसका ट्रायल भी बीएनएसएस की तरह ही होगा। लेकिन कुछ स्पेशल लॉ या कुछ लोकल लॉ ऐसे होते हैं जिनमें इन्वेस्टिगेशन का तरीका, इंक्वायरी का तरीका, ट्रायल का तरीका सब बता दिया जाता है, उसी कानून में बता दिया जाता है। तो फिर आप ये तय करिए कि उसी कानून के हिसाब से ही उसमें इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल हुआ। बस ये बताना था। ये आपका सेक्शन 4 था। अगर हमारा सेशन आपको पसंद आता हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और अगर किसी को किसी तरीके की दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम रहती है, कुछ चीज समझ में नहीं आती, तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम सभी कमेंट्स का जवाब देते हैं। तो इसके अलावा ये हमारा सेक्शन 4 था। हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा हम सेक्शन 5 पढ़ेंगे। सेक्शन 5 में क्या है? सेविंग क्लॉज। पहले भी था, अभी भी है, पहले भी था, अभी भी है। तो सेक्शन 5 क्या है? सेक्शन 5 क्या कह रहे हैं? सेक्शन 5 देखिए, nothing contained in this संहिता shall in the absence of specific provision to the contrary affect any special or local law for the timing in force or any special jurisdiction or power conferred or any special form of procedure prescribed by any other law for the timing in force। सीधी सी बात, ये जो आपकी बीएनएसएस है ना, ये बीएनएसएस ये अफेक्ट नहीं करेगी किसी को। कोई स्पेशल लॉ है, कोई लोकल लॉ, उसको अफेक्ट नहीं करेगा। नथिंग कंटेन इन दिस संहिता, इसमें किसी बात के होते हुए भी, इस संहिता में बीएनएसएस में किसी बात के होते हुए भी, इन एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन टू दी कंट्रारी, अगर स्पेसिफिकली कोई बात कह दी गई है तो वही मानी जाएगी। करें एब्सेंस, ऐसी कोई स्पेशल बात की एब्सेंस है, मौजूद नहीं है उसमें। अफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ for the timing in force or any special jurisdiction of power conferred or any special form of procedure prescribed by any other law for the timing in force। अफेक्ट नहीं करेंगे आप। क्या नहीं करेंगे? अफेक्ट नहीं करेंगे, कंट्रारी नहीं है, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते। सेविंग का मतलब यही है, सेव कर रहे हैं ना, कुछ कानूनों को सेव कर दिया। मतलब समझिए, हमने कहा, हमने क्या कहा, एक बात कही, स्पेशली हमने इसमें एक बात कह दी, क्या कह दी कि कानून है एक्स बाई जेड, ये कानून है, स्पेशल कानून है। कैसा? स्पेशल, स्पेशल लॉ है। ये स्पेशल लॉ में कोई बात कही गई है, स्पेशल, सॉरी बीएनएसएस में एक बात कह दी गई है। क्या बात कह दी गई है? कि भाई इस वाले कानून में ये वाली जो प्रोविजन है ये कंट्रारी नेचर का है, इसको बाईपास करके क्या लागू होगा? इस पर बीएनएसएस लागू होगा। बस तब समझिए, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि बीएनएसएस में कोई बात के होते हुए, किसी भी बात की भी, एक्स वाई जेड में कुछ भी कह दिया गया हो, लेकिन ध्यान रहे कंट्रारी ना हो। किसका कंट्रारी ना हो? किसी स्पेशल लॉ का, ठीक है, या उसके किसी प्रोविजन का। तो ध्यान रहे कि वो स्पेशल लॉ और वो लोकल लॉ भी साथ साथ चलेगा। अगर इस बीएनएसएस में ये बात कह दी गई होती कि भाई फला कानून को आज से मान्यता खत्म, फला कानून का कोई वजूद नहीं है, कोई फला कानून अब लागू नहीं करेगा, तो वो लागू नहीं करता। अब आपने कहा भी कुछ है नहीं, एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन टू द कंट्रारी, तो कोई आपका कोई एब्सेंस है तो ठीक है, इनको भी चलना, तो स्पेशल लॉ और लोकल लॉ को आप भी बीएनएसएस चलो। देखो सेविंग करना है, सेव कर रहे हैं हम लोग, सेव ही तो कर रहे हैं। सेव कर दिया आपने उस कानून को, क्या करा आपने? सेव कर दिया। बीएनएसएस के अलावा और भी कोई कानून है, अगर बीएनएसएस में मना कर दिया स्पेशली किसी कानून के लिए, किसी बात के लिए स्पेशली मना कर दिया कि भाई ये काम नहीं करेंगे, तो फिर नहीं करेंगे आप, ठीक है। और अगर मना नहीं किया है तो इसके साथ साथ कोई स्पेशल लॉ भी चल रहा है, स्पेशल कानून भी चल रहा है, स्पेशल लॉ, बीएनएसएस भी चलेगा, वो भी चलेगा। यानी बीएनएसएस ने क्या करा है? कुछ स्पेशल और लोकल लॉ को क्या कर दिया? सेव कर दिया। बात समझ में आई? यानी कि अगर इस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में किसी अधिनियम को लेकर कोई बात कही गई होती है, किसी स्पेशल लॉ को लेकर या किसी लोकल लॉ को लेकर कोई बात कर दी गई होती और वो उसके खिलाफ होती, तो बीएनएसएस चलता, वो खत्म हो जाता। लेकिन यहां मना नहीं किया गया क्योंकि एब्सेंस है। जब मना नहीं किया गया तो ठीक है भाई, नहीं मना किया गया तो फिर ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। बस इतनी सी बात और कुछ नहीं। यहाँ पर देखो एक बार, नथिंग कंटेन इन दिस संहिता, इस बात, इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजंस टू द कंट्रारी, एब्सेंस है भाई, इसकी गैर मौजूदगी है। अफेक्ट एनी स्पेशल लॉ और लोकल लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स or any special jurisdiction or power conferred or any
स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रोसीजर प्रिस्क्राइब एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, चलने दो यार, वो भी चलेगा ये भी चलेगा, किसी को अफेक्ट नहीं करेंगे। सेव कर दिया इन्होंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेविंग का मतलब यही होता है। अब हमारा मेन टॉपिक यहां से शुरू होता है, हमारा मेन टॉपिक यहां से शुरू होता है। देखिए, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, हायरार्की ऑफ कोर्ट्स या हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। आज हम हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स पढ़ेंगे। क्योंकि इसको शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में बाय मिस्टेक, ह्यूमन एरर है, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं इंसान से भी, मैंने टोटल जो सेक्शन बता दिए थे बीएनएसएस में 531 बता दिए थे। इसको थोड़ा करेक्ट करके 533 कर लीजिएगा। ठीक है, मैं जब पुरानी सीआरपीसी और नई बीएनएसएस को जब मैं कंपेयर कर रहा था तो मैंने बताया था 484 पुरानी वाली सीआरपीसी में सेक्शन है और नई वाली में 531 बता दिए थे मैंने, जबकि 533 है वो। ये थोड़ा करेक्ट कर लेंगे। और ये एक अपॉलॉजी वाला नोट है जो मैं बता देता हूं आपको। कभी सोचें सर ने तो या आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, एक मोटी माटी चीजें वही गलत बता दी, तो इस सेक्शन ही गलत बता दिए, तो इसको सुधार लीजिएगा। और मैं इसको माफी के तौर पर मैं सॉरी बोलता हूं कि ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक मुझसे ये गलती हो गई थी। तो 531 की जगह 533 सेक्शन होंगे इसमें टोटल। ठीक है, अगर इस तरीके की कोई चीज मिले आपको, अगर कोई चीज अगर लग रहा है आपको कि हम भी इंसान हैं, तो कभी कभी ये बहुत फैक्चुअल मिस्टेक है, कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं है, फैक्चुअल मिस्टेक है। तो अगर इस तरीके की कोई चीज अगर आपको लगती है, कोई इनअप्रोप्रिएट चीज हमने बता दी है या कोई चीज हमसे मिस्टेक हो रही है, तो आप कमेंट में जाकर बता सकते हैं, जिससे हम उस गलती को सुधार सकें। और अभी हम कोशिश करेंगे कि हमारा ये टॉपिक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स से पूरा हो जाएगा, तो हम एक एमसीक्यू सीरीज लेकर आने वाले हैं, साथ के साथ एमसीक्यूज भी चलेंगे, जिससे कि आपका कोई एग्जाम अगर आता है तो आपको नुकसान ना हो। ठीक है ना, तो हम अगली जो क्लास होगी हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के बाद में, तो पहले आपको एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, देन आफ्टर जो क्लास जहां तक पढ़ा दी जाएगी उसके बाद में आपसे एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे, देन आफ्टर उसके बाद क्या होगा, अगली क्लास होगी। चलिए अब देखते हैं हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये हायरार्की ऑफ कोर्ट है। चलिए देखते हैं हायरार्की ऑफ कोर्ट को देखते हैं। चलिए चैप्टर सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। अभी हमने इससे पहले चैप्टर 1 पढ़ा। चैप्टर 1 का नाम था आपका, क्या नाम था, प्रारंभिक या प्रिलिमिनरी। ठीक है, प्रिलिमिनरी हमने पढ़ दिया, उसमें सेक्शन 5 तक बताया गया है। अब सेक्शन 6 हम पढ़ने शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स या क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस के बारे में बताया गया है। हम इसको एक छोटी सी भाषा में हायरार्की ऑफ कोर्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं। सेक्शन 6 क्या कहता है, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स besides the high courts and the courts constituted under any law other than this Sanhita, there shall be in every state the following classes of criminal courts, namely, क्या कह रहे हैं, besides the high courts and the courts constituted under any law, किसी भी कानून में बना हुआ कोई कानून, इसके अलावा हाई कोर्ट के अलावा कोई भी किसी भी कानून में, क्योंकि हाई कोर्ट का हम जानते हैं फॉर्मेशन कहां बताया गया, हाई कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया था, वो अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो एंड द कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ, किसी भी कानून के, अदर देन दिस संहिता, इस संहिता के अलावा भी कोई भी कानून में किसी भी कोर्ट को बनाया गया हो। हालांकि कोर्ट इस बीएनएसएस के जरिए ही बनाए जाएंगे, लेकिन कह रहे हैं हम इसके अलावा भी कोई कोर्ट बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देयर शैल बी इन एवरी स्टेट, प्रत्येक राज्य में दी फॉलोइंग क्लासेस ऑफ कोर्ट्स, नेमली, पहला कोर्ट कौन सा होगा, कोर्ट ऑफ सेशन। दूसरा कोर्ट कौन सा होगा, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। सेम है, जैसे पहले था वैसे ही सेम, जैसे पहले सेक्शन था सेक्शन 6, वैसे ही सेक्शन 6 आज भी है, कोई भी तब्दीली नहीं की गई है। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो कोर्ट है किसी भी स्टेट में, इन एवरी स्टेट, चाहे वो किसी भी कानून में बनाएगा, इस किताब के जरिए, बीएनएसएस के जरिए, किसी और किताब के जरिए एस्टैब्लिश किए गए, वही 4 ही तरीके कोर्ट होंगे। पहला कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन, दूसरा मैजिस्ट्रेट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, तीसरा आपका जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, तीसरा आपका एग्जीक्यूटिव कोर्ट।
इसमें कुछ समझाने का ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो मैं आपको समझाऊं। बताता हूं अभी क्या क्या इसमें चीजों में पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स एंड ऑफिसेस। तो क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड कैसे बनता है? हाई कोर्ट के अलावा जितने भी कोर्ट इस कानून के जरिए जो हम पढ़ रहे हैं बीएनएसएस, इसके जरिए या किसी और कानून के जरिए स्टैब्लिश किया गया है किसी भी राज्य में, उनमें जो नाम होंगे वो यही होंगे। कोर्ट ऑफ सेशन नाम होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होगा, द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होगा। ये चार ही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां देखते हैं सेक्शन 7 क्या कहता है। टेरिटोरियल डिवीजन। टेरिटोरियल डिवीजन क्या कहता है? टेरिटोरियल डिवीजन में देखो, टेरिटोरियल डिवीजन क्षेत्रीय डिवीजन कह सकते हैं, क्षेत्रीय विभाजन भी कह सकते हैं। एवरी स्टेट शैल बी अ सेशंस डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजन एंड एवरी सेशंस डिवीजन शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस संहिता बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, क्या कह रहे हैं? एक स्टेट है पूरा, ये क्या होगा? एक सेशन कहलाएगा। एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन। ये कहना है सेशन डिवीजन। इस किताब के हिसाब से सेशंस डिवीजन कहलाया जाएगा। ये स्टेट है, ये मान ली यूपी है, वो सेशन डिवीजन कहलाए। इस किताब के हिसाब से, इस संहिता के हिसाब से एवरी स्टेट शैल बी अ सेशन डिवीजन और शैल कंसिस्ट ऑफ सेशंस डिवीजंस। या फिर हो सकता है इसमें एक से ज्यादा सेशन डिवीजन हो। मान लीजिए ये बटा हुआ है सेशन डिवीजन 1 2 3 4। एक हो सकता है किसी राज्य को एक सेशन डिवीजन कहा जा सकता है, या वो राज्य कई एक सेशन डिवीजन से मिलकर बन सकता है। आगे क्या कह रहे हैं? डिवीजंस एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस संहिता बी अ डिस्ट्रिक्ट और कंसिस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। अब देखो इसको अलग तरीके से समझते हैं थोड़ा सा। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास यूपी स्टेट है, यूपी स्टेट। ठीक है, हमने कहा ये पूरा स्टेट जो होगा एक डिवीजन होगा, एक से ज्यादा होगा। एक तो नहीं होगा, एक से ज्यादा ही मान के चलते हैं, लेकिन कहा क्या है वो एक ही रहा है भाई। 4 डिवीजन में बटा हुआ था। ठीक है, डिवीजन 1 2 3 एंड 4, ये 4 सेशन डिवीजन में बटा हुआ है। आगे लग रहे हैं एंड एवरी सेशन डिवीजन शैल फॉर द पर्पस ऑफ दिस संहिता। इस संहिता के हिसाब से बी अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसिस्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट्स, बी अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ कंसिस्ट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। कह रहे एक जो सेशन डिवीजन होगा ये एक डिस्ट्रिक्ट भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। बात समझिए, हमने क्या कहा? एक राज्य है, राज्य उसको एक डिवीजन भी बना सकती है सरकार, या एक से ज्यादा डिवीजन में भी बना सकती है। बात समझ में आई? एक राज्य को, पूरे राज्य को एक डिवीजन में बांट सकती है सरकार, या एक से ज्यादा भी बांट सकती है। अब छोटे लेवल पे आइए, जो एक डिवीजन, जैसे इसमें 4 डिवीजन में बांटा यूपी को, तो इसमें एक डिवीजन की बात कर रहा हूं, इस वाले डिवीजन की। तो इसको सरकार कह रही है कि एक जिला बना सकते हैं हम, सेशन डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं इसे, या फिर ये कई एक डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बन सकता है। हम इसको छोटा सा कर लेते हैं। मान लीजिए ये जो डिवीजन है, ये एक डिवीजन है, डिवीजन। अब इस एक डिवीजन में मान ली सरकार ने 2 जिले बना दिए, जिला 1 और जिला 2 कर सकते हैं ऐसा। जैसे कि कानपुर अपने में एक डिवीजन है, कानपुर में 2 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना? तो इसी तरीके से सरकार का मामला ये है, यहां पर कहना के चलिए संहिता, ये कानून ही कह रहा है कि पूरे राज्य को या तो एक सेशन डिवीजन माना जाएगा या एक से ज्यादा सेशन डिवीजन में डिवाइड कर दिया जाएगा। फिर इसकी छोटा कर दिया उन्होंने, एक सेशन डिवीजन को या तो एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाएगा या एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया जाएगा। ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का जरिया है। दूसरी चीज क्या कह रहे हैं, यहां तक बात समझ में आई? द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ये इंपॉर्टेंट बात है, आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। आफ्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिवीजंस एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, क्या कर सकते हैं? लिमिट्स कर सकते हैं, और गवर्नमेंट कर सकती है किसको? नंबर ऑफ सच डिवीजंस एंड डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, इनका घटाना बढ़ाना क्या करते हैं? जब कोई नया डिस्ट्रिक्ट बनेगा या इसमें नया जुड़ेगा घटेगा, लिमिट करने के लिए आप सरकार सीधे नहीं कर पाएगी। कौन करेगा? हाई कोर्ट से पहले परामर्श करिए, तब बताइए कि हमें डिवीजन बढ़ाना है या डिस्ट्रिक्ट बढ़ाना है, जो भी घटाना या बढ़ाना है। तो सरकार को चाहिए कि सबसे पहले किससे कंसल्टेशन करेंगे? सबसे पहले कंसल्टेशन करेंगे हाई कोर्ट से, क्योंकि जो जुडिशियल अधिकारी हैं, जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है वो हाई कोर्ट करता है, क्योंकि अधिकारी तो हाई कोर्ट देगा ना। हमारी हाई कोर्ट के पास उसमें अधिकारी नहीं हुए तो कहां से बैठेंगे? जिला बना दिया सरकार ने, जिला बना दिया सरकार ने, या डिवीजन बना दिया सरकार ने। अब हाई कोर्ट के पास अधिकारी नहीं है तो फिर क्या करें? तो जब भी कभी कोई नया जिला या कभी कोई नया डिवीजन या किसी को घटाना है या बढ़ाना है, लिमिट करने के लिए सरकार को चाहिए कि पहले वो क्या करेंगे? हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करेंगे। ध्यान रखना, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका क्लॉज 2 7 का क्लॉज 2। क्लॉज 3 देखिए,
द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर द कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट डिवाइडेड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन एंड में अल्टर द लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिविजन। ठीक है भैया, आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट क्या करेंगे, सरकार क्या करेंगे, डिवाइडेड एनी डिस्ट्रिक्ट इनटू सब डिविजन, एक जिले को सब डिविजन में बांट देंगे। सब डिविजन समझते हैं ना, तहसील वगैरह, ठीक है। एंड मे अल्टर लिमिट्स और द नंबर ऑफ सच डिविजन, उनकी लिमिट को अल्टर कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ सच डिविजन, नंबरों को घटा बढ़ा सकते हैं। भाई किसी स्टेट में 75 जिले हैं, यूपी में 75 जिलों में, जैसे मिसाल के तौर पर अलीगढ़ जिला है, जिला अलीगढ़ में 4 या 5 तहसील हैं, उनको सब डिवीजन को बढ़ाना है या घटाना है, तो ये सब चीजें भाई आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट करिएगा, अब पैसे नहीं कर पाएंगे, करेगी सरकार लेकिन आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट। चौथा, द सेशन डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट्स एंड सब डिविजन एग्जिस्टिंग इन अ स्टेट एट द कमेंसमेंट ऑफ द संहिता शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन। भाई ये जो संहिता थी, देखिए बताइए अलीगढ़ का जिला पहले बना या अभी बना? ये 2023 का जो कानून है BNSS 2023, ये वजूद में कब आया, 1 जुलाई ऑफ 2024, ठीक। तो 1 जुलाई 2024 के बाद कोई जिला बनेगा तो इस फॉर्मेट को फॉलो करो, इसको फॉलो करो। अगर इस डेट के बाद में कोई नई चीज कर रहे हो तब, जैसे मान लो अलीगढ़ को काट के 2 जिले बना दे तो इस वाले फॉर्मेट को फॉलो करेगी सरकार, ठीक है ना। अब क्या करें कि भाई ये संहिता लागू हो गई और जिला अलीगढ़ तो पहले से वजूद में, तो क्या माना जाए, तो ये क्लॉज 4 यही कह रहा है कि जितने भी जिले या डिवीजन या सेशन डिवीजन या सब डिवीजन जो इस संहिता के लागू होने के तारीख को, ये तारीख कौन सी है, 1 जुलाई 2024 को, 1 जुलाई 2024 की दिनांक को जितने भी जिले इस भारत के अंदर, जितने भी सेशन डिवीजन इस भारत के अंदर, जितने भी स्टेट इस भारत के अंदर, जितने भी आपके सब डिवीजन इस भारत के अंदर, जहां जहां संहिता का विस्तार है वहां वहां ये माना जाएगा कि ऐसे जिले, ऐसे डिवीजन, ऐसे सब डिवीजन का जो फॉर्मेशन है वो इस कानून के हिसाब से किया गया है। बात समझ में, डीम्ड मान लेंगे, हुआ तो नहीं है लेकिन मानेंगे कि ऐसे मान के चलो इन्हीं से हुआ। जैसे कि अलीगढ़ जिला बना है, उसके अंदर जो तहसील बनी है वो सब की सब मानी जाएंगे कि डीम्ड इसी कानून के तहत आपने बनाई है, इसी कानून के तहत बनाई है। बात समझ में आई, हुआ तो नहीं है ऐसा एक्चुअली, लेकिन माना जाएगा। अलीगढ़ जिला पता नहीं कब बना होगा, ठीक है ना। तो ये जो भी जिला कब बना होगा आई डोंट नो। जैसे मिसाल के तौर पर मान लीजिए आपका हापुड़, संभल, एक जिला है कासगंज, ये सब जिले कब बने हैं, ये मायावती सरकार में 2007 में बने हैं, 2006 या 7 में बने। तो ये जिले तो जरूर 2007-8 में बने हैं, लेकिन माना ये जाएगा कि इस एक्ट, इस कानून के हिसाब से बनाया गया। ये कानून तो अभी आया, हाँ, तो तभी तो कह रहे हैं डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन, इस धारा के अधीन माना जाएगा बना हुआ। उम्मीद करता हूं समझ में आई होगी चीज। इनका मतलब ये है कि ये टेरिटोरियल डिवीजन को करा गया है, टेरिटरी बनाई गई डिवीजन की, तो सरकार ये कहती है ये कानून के तहत ये पूरा राज्य एक डिवीजन होगा या एक से ज्यादा डिवीजन होंगे उस राज्य में। एक डिवीजन एक जिला हो सकता है या एक से ज्यादा जिले हो सकते हैं उस डिवीजन में। उस डिवीजन या उस जिले में एक सब डिवीजन होता है या एक से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इनके क्रिएशन और इनके लिमिट करने की पावर तो गवर्नमेंट को होगी, स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, पहले आप हाई कोर्ट से कंसल्ट करेंगे देन आफ्टर तभी कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। आप किसी जिले को बढ़ाइए, किसी डिवीजन को बढ़ाइए, किसी सब डिवीजन को बढ़ाइए, घटाइए, इससे आप पावर, आपकी पावर है, लेकिन आफ्टर द कंसल्टेशन ऑफ हाई कोर्ट, ऑफ कंसर्निंग हाई कोर्ट। मान लीजिए यूपी की सरकार है, यूपी हाई कोर्ट से करेगी, एमपी की सरकार है तो एमपी हाई कोर्ट से करेगी। जहां की स्टेट सरकार इस तरीके की कोई चीज करती है, नया जिला बनाती है, नई तहसील बनाती है, तो डोंट वरी, पहले आप हाई कोर्ट से पूछ लीजिए, हाई कोर्ट से कंसल्ट करके तब बनाइए, क्योंकि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो हाई कोर्ट प्रोवाइड कराएगा सरकार को कि इनको जरिए काम कराया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये सेक्शन, इस सेशन के डिवीजन या डिस्ट्रिक्ट या सब डिवीजन एग्जिस्टिंग है, पहले से बने हुए इन स्टेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ दिस संहिता, इस संहिता के लागू होने की तारीख को शैल बी डीम्ड टू हैव बीन फॉर्म्ड अंडर दिस सेक्शन, माना जाएगा कि इस सेक्शन के तहत ही उनको बनाया गया है। इज दैट क्लियर? चलिए, ये आपका सेक्शन 7 था। इसके बाद सेक्शन 8, सेक्शन 8 को पढ़ेंगे। देखिए सेक्शन 8 क्या कहता है, कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन भाई हमने क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्ट, पढ़ा था सेक्शन 6 में। सेक्शन 6 में पहली कोर्ट कौन सी है, कोर्ट ऑफ सेशन है या नहीं।
कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के बाद में क्या था, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ये 4 कोर्ट थी हाई कोर्ट के अलावा किसी और लॉ में, क्योंकि हाई कोर्ट का जो फॉर्मेशन होता है, हाई कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है वो अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 217 217, ठीक है, 214 14 15 16 17 ऐसे शो होता है। यहां जो करें तो कोर्ट ऑफ सेशन, कोर्ट ऑफ सेशन को देखते क्या करें, यहाँ फॉर्मेशन पढ़ रहा हूं मैं, कॉन्स्टिट्यूट कर रही है सरकार यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन को, कैसे करेगी, द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशन डिवीजन। हमने इससे पहले पढ़ा कि एक डिवीजन, स्टेट क्या होगा, एक डिवीजन हो सकता है, एक से ज्यादा डिवीजन हो सकते हैं, एक डिवीजन एक जिला हो सकता है, या वो सेशन डिवीजन। तो कह रहे हैं एवरी सेशन डिवीजन, सेशन डिवीजन के लिए सरकार क्या करेगी, एक कोर्ट को एस्टैब्लिश करेगी, उस कोर्ट का नाम क्या होगा, कोर्ट ऑफ सेशन। ये स्टेट सरकार करेगी, सबसे पहले क्या करेगी, सरकार करेगी। देखो एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिजाइड ओवर अ जज टू बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। ये ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट चीज है। सरकार ने क्या करा, कोर्ट एस्टैब्लिश कर दी इन एवरी सेशन डिवीजन, प्रत्येक सत्र डिवीजन में क्या कर दिया, न्यायालय की स्थापना कर दी सरकार ने। लेकिन न्यायालय बिल्डिंग भवन बना देने से काम नहीं चलता है, उसमें एक जज बिठाया जाएगा, एक जज जो उसको प्रिजाइड करेगा, जो उसको पीठासीन होगा, उसका पीठासीन अधिकारी होगा। उस जज का अपॉइंट कौन करेगा, हाई कोर्ट करेगा। अपॉइंटमेंट बाय द हाई कोर्ट, अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिजाइडेड ओवर द जज टू बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। जैसे मान लीजिए अलीगढ़ का जिला है, और अलीगढ़ के जिले में जो जिला जज है उनको कौन अपॉइंट करेगा, हाई कोर्ट करेगा। तीसरी चीज, द हाई कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंटेड एडिशनल सेशन जजेस टू एक्सरसाइज जुडिक्शन ऑफ अ कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, अकेले नहीं कर पाएंगे ना काम, अरे अकेला आदमी कैसे कर लेगा इतना सारा काम, तो ठीक है एडिशन जजेस को और बना देंगे, एडिशनल, उनके अलावा अतिरिक्त। भाई अकेला आदमी इतना काम कैसे करेगा, ठीक है, तो अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भी ऐसे सेशन डिवीजन में हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा, उनकी सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए, ताकि वो अकेले काम ना करें। द सेशन जज ऑफ one session division may be appointed by the high court to be also an additional session judge of the another division, and in such case he may sit for the disposal of cases at such place or places in the other division as the high court may direct। ये एडजॉइनिंग दो स्टेट डिस्ट्रिक्ट है या डिवीजन है, सेशन डिवीजन। ये आगरा है मिसाल के तौर पर, और ये अलीगढ़ है, अलीगढ़, ठीक है। एक साहब है एक्स, इनको हाई कोर्ट ने क्या कर रखा है, एक एडिशनल सेशन जज अपॉइंट कर रखा है, यहां पर भी और यहां पर भी। बस मैंने हाई कोर्ट क्या कर सकता है, एक ही आदमी को एक से ज्यादा सेशन डिवीजन में एज अ एडिशनल सेशन जज बना सकता है। इनको भी मिस्टर एक्स को भी बना दिया बेचारों को। तो अब सवाल ये कि इनके पास जो वर्किंग टाइम है वो 6 डे होता है, भाई 7 दिन होते हैं एक हफ्ते में, जिसमें संडे निकाल दिया जाए, तो संडे निकालने के बाद में कितने दिन बचेंगे आपके पास, 6 दिन। अब सवाल ये 6 दिन में आगरा कितने दिन बैठेंगे और अलीगढ़ कितने दिन बैठेंगे, सवाल है ना, और कब कब बैठेंगे। डोंट वरी, आपको अपॉइंट किसने किया है, हाई कोर्ट ने, तो आपको हाई कोर्ट ही बताएगा कब आगरा बैठना हो, कब अलीगढ़ बैठना है। आपको कॉमन एडिशनल सेशन जज बनाया गया है 2 सेशन डिवीजन के लिए, पहला सेशन डिवीजन आगरा है, दूसरा है अलीगढ़। तो आपके सामने सवाल ये पैदा होता है कि आपको आगरा कब बैठना है, ठीक है ना, और आपको अलीगढ़ कब कब बैठना है। तो इस बारे में आप टेंशन मत लीजिए, आपको हाई कोर्ट बताएगा कि आपको कब कब आगरा बैठना है और कब कब आपको अलीगढ़ बैठना है। यही कहते हैं। देखो, a session judge of one session division may be appointed as by the high court to be also an additional session judge of another division, and such case he may sit for the disposal of the cases at such place or places in the other division as the high court may direct। जैसा हाई कोर्ट बताया वैसे करिए। आपने एक जगह आपको इन्हें यहाँ पर सेशन जज बना दिया गया है, मान लीजिए सेशन जज है, और यहाँ पर क्या है, एडिशनल है, एडिशनल सेशन जज है। तो ये सेशन जज आप कब यहाँ बैठेंगे और कब यहाँ बैठेंगे, आप परेशान मत होइए, आपको हाई कोर्ट ने बताया तो आपको हाई कोर्ट ही बताएगा, जैसे जैसे आपको हाई कोर्ट डायरेक्ट करे वैसे वैसे काम करिए, आप टेंशन न लीजिए। एक आदमी को एक जगह सेशन जज अपॉइंट कर दिया गया है और एक जगह एडिशनल सेशन जज अपॉइंट कर दिया गया है। तो सवाल ये पैदा होता है, आपको हफ्ते में 6 दिन ही तो काम करना है, या संडे में छुट्टी रहती है, तो 6 दिन में मैं कितने दिन एज अ सेशन जज आगरा बैठूं और बाकी के एज अ एडिशनल सेशन जज अलीगढ़ बैठूं, कैसे करूं मैं ये मैनेज। आपको मैनेज करने की जरूरत थोड़ी है, आपको हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया, जैसे जैसे आपको हाई कोर्ट डायरेक्ट करे आप हाई कोर्ट के दिशा निर्देशन में काम करेंगे। हाई कोर्ट अगर आपसे कहे मंडे ट्यूसडे आपको आगरा बैठना है एज अ सेशन जज, तो मंडे ट्यूसडे आप आगरा बैठेंगे, ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपको अलीगढ़ बैठना है एज अ कैपेसिटी ऑफ एडिशनल सेशन जज, तो आप अलीगढ़ बैठेंगे। दैट्स इनफ।
5वां पॉइंट, where the office of the session judge is vacant, क्या कहना है, where the office of the session judge is vacant, the high court may make arrangements for the disposal of any urgent, ये अंडरलाइन करिए, any urgent application which is or may be made or pending before such court of session by additional session judge, or if there be no additional session judge, by a chief judicial magistrate in session division, and every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with the such application. थोड़ा समझ लेते हैं, है ना, अच्छे से क्या कह रहे हैं, बात को समझ में आई। ये 5वां पॉइंट पढ़ना है मतलब ये वाला, ठीक है। क्या कह रहे हैं, देखो पहली बात तो ऐसे सेशन जज जो है वैकेंसी है वहां पर, हाई कोर्ट क्या करेंगे, अरेंजमेंट कर देंगे, किस बात के लिए, डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन, क्यों करेंगे, मे बी और मेड पेंडिंग बिफोर सच सेशन कोर्ट, पेंडिंग पड़ी हुई है, एंड एडिशनल सेशन जज, और इफ देयर नो एडिशनल सेशन जज नहीं है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, द सेशन डिवीजन जुडिक्शन हैव द डील विद एनी सच एप्लीकेशन। समझ लीजिए, मिसाल के तौर पर ये अलीगढ़ जिला है, अलीगढ़, ठीक है, ये क्या है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ये अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ये अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बात चल रही है आपकी। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक एप्लीकेशन है लगाई गई है, किसमें, सेशन जज के यहाँ, सेशन जज के यहाँ एक एप्लीकेशन लगाई गई है अलीगढ़ जिले में। तो सेशन जज के यहाँ जब एप्लीकेशन लगाई गई है, और ये एप्लीकेशन कैसे नेचर की है, अर्जेंट नेचर की है, तो ये पेंडिंग थी, यस पेंडिंग थी, और ये सेशन जज के मामले में वैकेंसी हो गई, वैकेंट है कोर्ट, कैसी है, वैकेंट, खाली हो गई कोर्ट, मर गए या बीमार है, कुछ भी वॉटएवर, रिजाइन कर दिया, बहुत सारी वजह हो सकती हैं। अब ऐसे जो अर्जेंट नेचर के जो मामले होंगे, अर्जेंट नेचर के मामले होंगे, उनको कैसे निपटाया जाए, इसका अरेंजमेंट कौन करेगा, इसका अरेंजमेंट कौन करेगा, हाई कोर्ट कर देंगे इसका अरेंजमेंट। कैसे, हाई कोर्ट कैसे करेंगे, हाई कोर्ट इसका अरेंजमेंट ऐसे करेंगे कि भाई सेशन जज तो नहीं है, ठीक है, सेशन जज नहीं है तो कोई एडिशनल नहीं है वहां पर, एडिशनल सेशन जज तो होगा, एडिशनल सेशन जज होगा, यस है, तो इनको दे देंगे चार्ज कि आप करिए, नहीं सेशन एडिशनल सेशन जज भी नहीं है कोई वहां पर, तो परेशान मत होइए। उस जिले में कोई सीजीएम तो होंगे या सीजीएम तो है, तो इनको दे दो पावर। ऐसे मामलों में जो अर्जेंट नेचर के एप्लीकेशंस हैं, उनके डिस्पोजल के लिए हाई कोर्ट एक इंतजाम कर रहा है कि भाई सेशन जज की पोस्ट वैकेंट है, तो एक काम ये करेंगे, एडिशनल सेशन जज को दे देंगे ये पावर कि इस तरीके के मामले आप एज अ सेशन जज के तौर पर उनको निपटाइए, वही पावर वही जुडिक्शन को एंजॉय करिए आप। नहीं भाई एडिशनल सेशन जज तो नहीं है, तो परेशान क्यों है, सीजीएम है ना वहां पर, यस सीजीएम है, तो उस जिले के सीजीएम को ये पावर दे दी जाएगी कि इस तरीके के जो अर्जेंट केसेस हैं, उन अर्जेंट केसेस को आप डील करिए और आप ही उनको एंजॉय करिए, उनके जुडिक्शन को एज अ सेशन जज, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इन्हीं मामलों में, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है, बात समझ में आई। अगर कोई मैटर सेशन जज की कोर्ट में अर्जेंट नेचर का पड़ा हुआ है और उसका डिस्पोजल होना जरूरी है, और किसी वजह से सेशन जज की पोस्ट वैकेंट है, तो आप परेशान ना हो, हाई कोर्ट उसके लिए अरेंज करेगा एक जज का, या तो वो एडिशनल सेशन जज हो सकता है उसी डिवीजन का, या उसी डिवीजन का सीजीएम हो सकता है, जब कोई एडिशनल सेशन जज नहीं होगा तब, तो इन दोनों में से किसी को भी जैसी की सिचुएशन होगी उस हिसाब से इनको अपॉइंट कर देगा, इसलिए ऐसे अर्जेंट केसेस की निपटारे के लिए, और कैसे करेंगे वो, एज अ सेशन जज की कैपेसिटी में करेंगे, इन मामलों में वो जुडिक्शन को एंजॉय कर सकते हैं। ठीक, बात समझ में आई होगी, यहां तक आगे बढ़ते हैं। देखें सेक्शन 8 का क्लॉज 5 पढ़ लिया था हमने, अब सेक्शन 8 का हम क्लॉज 6 पढ़ेंगे। The court of session shall ordinarily hold its sitting at such place or places as the High Court may, by notification specify, but if in any particular case the court of session is of opinion that it will tend to the general convenience of the parties and witnesses to hold its sitting at any other place in the session division, it may, with the consent of the prosecution and the accused, sit at the place for the disposal of the case or the examination of any witness or witnesses therein. आसान चीज है, कुछ नहीं, टेंशन ना लें, समझ लो। दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा इसमें मैटर ज्यादा है स्लाइड में, तो इसलिए एक स्लाइड में ही करना पड़ा, आगे से ध्यान रहेगा कि भाई इस तरीके का मैटर ना बनाया जाए, कम दिखाई दे। देखिए क्या कह रहे हैं,
ये एक सेशन डिवीजन है, सेशंस डिवीजन। ये कौन सा? अलीगढ़, अलीगढ़ का सेशन डिवीजन है। ये एक पर्टिकुलर प्लेस है। हाई कोर्ट ने बताया कि इस जगह क्या होंगे, ये कोर्ट होगी, यहीं पर सारी कार्रवाइयां चलेंगी। एक जगह होती है ना प्लेस, हाई कोर्ट ने जो कह रहा है ना, ordinarily hold its sitting at such place or places as the High Court may notification specify, but if in any particular case the Court of Session is opinion that, ठीक है भाई, लेकिन देखिए जनरली हाई कोर्ट तय करता है कि किस बिल्डिंग में और किस जगह हाई कोर्ट तय करेगा कि आपका सेशन डिवीजन का जो सेशन न्यायालय है वो चलेगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर बिल्डिंग में बता दिया कि इसमें चलेगा, हाई कोर्ट ने बता दिया नोटिफाई करके स्पेसिफिकली जनरल मामलों के लिए। लेकिन कोई मामला ऐसा आता है सेशंस जज के सामने, सेशंस जज के सामने, उस पर्टिकुलर मामले को डिस्पोजल करने के लिए, देखो कह रहे हैं ना यहाँ पर, देखो, बट इफ इन एनी पर्टिकुलर केस द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ ओपिनियन दैट इट विल टेल टू द जनरल कन्वीनियंस, जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज and witness to hold its sittings at any other place in the session division, it may with the consent of the prosecution or accused at that place for the disposal of the case, the examination or any witness or witnesses therein. अब हमारे पास सेशन जज है, आपके पास कोई पर्टिकुलर केस आया, एक पर्टिकुलर केस आया, इस केस में डिस्पोजल करना था, लेकिन इसका एक्यूज्ड एक बुजुर्ग आदमी है या महिला है, काफी उम्र दराज, या इसके कोई विटनेस वगैरह ऐसे हैं जो काफी इनकन्वीनियंट होगा उनको कोर्ट बुलाने में, तो ये सेशन कोर्ट चाहेगा, एक सेशन कोर्ट चाहेगा, क्या चाहेगा सेशन कोर्ट ये चाहेगा कि सेशन कोर्ट हम एक ऐसे प्लेस पर अपनी मीटिंग, अपनी कार्यवाहियों को करें जिस जगह पर सबको कन्वीनियंट हो। लेकिन ध्यान रहे, इस सेशन कोर्ट से ये कहिए कि पहले आप कंसेंट ले लेंगे, किससे कंसेंट लेंगे? प्रोसिक्यूशन, सरकारी वकील से, और एक्यूज से ले लेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि हम चाहते हैं कि कन्वीनियंट रहें, इसकी जो कार्यवाहियां हैं ऐसी जगह पर की जाएं जो कन्वीनियंट रहें, उसमें विटनेसेस की दिक्कत ना हो आने में, विटनेसेस को, गवाहों को, एक्यूज को आने में कोई दिक्कत ना हो, प्रोसिक्यूशन को आने में कोई दिक्कत ना हो, तब तो हम किसी दूसरी जगह पर उनको कार्यवाहियों को क्या कर सकते हैं, हेल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जनरल जो जगह होगी, प्लेस होगा कोर्ट चलने का, वो हाई कोर्ट तक रहेगा। लेकिन इन पर्टिकुलर केसेस सेशन कोर्ट को भी पावर है, बट लेकिन वो कन्वीनियंट होना चाहिए सभी के लिए, दोनों पार्टीज के लिए, प्रोसिक्यूशन के लिए, विटनेसेस के लिए, एक्यूज वगैरह सबके लिए। लेकिन ध्यान रहे, प्रायर परमिशन ऑफ द एक्यूज और प्रोसिक्यूशन। आगे देखिए 7वां, द सेशन जज मे फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर कंसिस्टेंट विद दिस संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिजनेस अमंग द एडिशनल जजेस। भाई एक सेशन जज होंगे और बाकी एडिशनल जज होंगे, तो सेशन जज को थोड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दे दो, वही तय करेंगे सेशन जज के एडिशनल जजेस को कौन सा काम किस किसको दिया जाएगा, बंटवारा कर देंगे। भाई 4 थाने आप देखो, 2 थानों के मामले आप देखो, 3 थानों के आप मामले देखो, इस तरीके से बंटवारा कर देंगे, ये सेशन जज करेगा अपने सेशन डिवीजन के अंदर। आगे देखिए 8वां क्लॉज, द सेशन जज मे आल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ द of his absence or inability to the act any additional session judge, or if there be no additional session judge by chief judicial magistrate, and such judge or magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with any such application। क्या कह रहे हैं यहाँ सेशन जज को पावर है, वहां किसको थी? वहां हाई कोर्ट को। जब वैकेंसी वैकेंट है तो हाई कोर्ट कर देगा इंतजाम किसी अर्जेंट मामले को निपटाने के लिए। वैकेंसी नहीं है, सेशन जज छुट्टी पे चले गए, सेशन जज छुट्टी पे जा रहा है। देखो एब्सेंस या शब्द इस्तेमाल हुआ, एब्सेंस और इनएबिलिटी, और एबिलिटी नहीं है, बीमार हो गए बेचारे, नहीं आ पाए, तो एब्सेंट हो गए और बीमार हो गए, तो इस कंडीशन में सेशन जज नहीं आ पा रहा है, तो सेशन जज किसी एडिशनल सेशन जज को बना देंगे कि आप ऐसे अर्जेंट मामले को डिस्पोजल कर दिए। या फिर अगर एडिशनल जज नहीं है तो उसमें कोई मैजिस्ट्रेट होंगे, कैसे? चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ऐसे मैजिस्ट्रेट को बना दिया जाएगा कि आप ऐसे अर्जेंट मामले को खत्म कर। लेकिन ध्यान दें, दोनों में अगर हाई कोर्ट की बात करेंगे तो वैकेंट होनी चाहिए वैकेंसी, और अगर सेशन जज की बात करेंगे तो वैकेंट नहीं, एब्सेंट और इनएबिलिटी है। तो ऐसे जज और ऐसे एडिशनल मैजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं, ऐसे सीजेएम और ऐसे एडिशनल सेशन जज क्या कर सकते हैं, ऐसे अर्जेंट मामले में जिसमें कि सेशन जज छुट्टी पर चले गए या इनेबल हो गए, तब कर सकते हैं। देखिए इसमें एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है, फॉर द पर्पसेस ऑफ इट्स संहिता, दिस संहिता अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन ऑफ a person by the government by to any service or post in the connection with the affairs of the union or state। ये सब चीज आपके काम की नहीं है, इसे छोड़िए।
आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? हायरार्की ऑफ कोर्ट पढ़ी हमने। 4 तरह के कोर्ट होते हैं। कोर्ट का हमने अभी एक कोर्ट को हमने अभी डिस्कस किया है और उसके ऑफिसर्स को। पहला कोर्ट कौन सा? सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट अभी हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में मजिस्ट्रेट कोर्ट पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे पेड कोर्स से, तो दिए गए नंबर पर कॉल करें या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ऑफिस में विजिट करें। धन्यवाद। थैंक यू।